हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की जो आपकी बायोलॉजी की बुक है उस बुक से चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर को जो है यहाँ तक हमने सेल वॉल तक हमने कंप्लीट कर लिया था। हमने जो है फंक्शंस देखे थे, जो है सेल मेम्ब्रेन के। हमने जो है मॉडल देखा था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है उसके बारे में अच्छी तरह से हमने पढ़ा था। तो अगर आपको ये वीडियो देखनी है या फिर इससे पिछले जो है मैंने चैप्टर ये वाला पीछे जो भी कवर किया, अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। और मैंने चैप्टर 1 से लेकर 6 तक चैप्टर वीडियोज़ बनाई हुई है सारी, और चैप्टर नंबर 16 की भी इन चैप्टर्स की बनाई हुई है। अगर इनमें से आपको कोई पढ़ना है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट जो है बनी हुई है हर एक चैप्टर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ना है हमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो है इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें जो भी ऑर्गेनेलिज आपस में जो है करती हैं काम, आपस में मिलजुल के उनका फंक्शन थोड़ा बहुत जो कोऑर्डिनेटेड होता है, किस तरह से कोऑर्डिनेटेड होता है आपस में, किस तरह से वो काम करते हैं, तो हम पढ़ेंगे आगे आने आने वाली वीडियोज़ में। आज भी पढ़ेंगे और आगे भी। लेकिन ये देखते हैं सबसे पहले जो है कौन कौन से इसमें ऑर्गेनाइज होती है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मतलब आपस में एक सिस्टम बनाती है, आपस में जो है काम करती है, ये कोऑर्डिनेट करती है, इसी को हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहेंगे। आपस में सारे जो है ऑर्गेनाइज आपस में कोऑर्डिनेट करती है। तो आगे आगे देखते हैं इसके बारे में। वाइल ईच ऑफ द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनाइज इज डिस्टिंक्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो हर एक ऑर्गेनाइज जो है अपने अलग स्ट्रक्चर और फंक्शन में भले ही जो है अलग है। मैनी ऑफ दीज आर कंसिडर्ड टुगेदर एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो भले ही वो अलग अलग फंक्शन करती है, उनका अलग अलग स्ट्रक्चर है, लेकिन कुछ को हमने जो क्या कंसिडर किया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्यों? बिकॉज देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। क्योंकि इनके कुछ फंक्शंस जो आपस में मिले हुए हैं। कैसे मिले हुए हैं, जैसे एग्जाम्पल देके बताता हूँ आपको। जैसे जैसे एग्जाम्पल, सॉरी ये यहाँ से चला गया है, तो देखते हैं एक बार। तो एग्जांपल देके अगर मैं आपको बताऊं, जैसे न्यूक्लियस हो गया, मान लीजिए न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे वैसे। तो जैसे न्यूक्लियस होगा आपका ये वाला यहाँ पे, तो इसके बाहर क्या होती है, इसके बाहर ये जो है आपकी लगी होती है जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और इसके ही बाहर आपके पास यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ जो है फोल्डेड स्ट्रक्चर यहाँ पे भी जो है पाए जाते हैं आपके। जो है इस तरह से यहाँ पे भी जो है कुछ फोल्डेड स्ट्रक्चर्स जो है पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे, जिन्हें हम कहेंगे गोल्गी एपरेटस, गोल्जी बॉडीज जो है हम कहेंगे। थोड़ा बहुत मैंने आपको ओवरव्यू ऑफ सेल वाले टॉपिक में ना आपको उसके बारे में बताया था। तो इस तरह से यहाँ पे फिर इसके साथ साथ क्या होते हैं यहाँ पे, इसके बाद क्या होते हैं लाइसोसोम्स। इससे जो है लाइसोसोम्स जो इससे ही जो निकलते हैं, कैसे निकलते हैं और क्या कैसे, ये सब हम पढ़ेंगे आगे। तो ये आपस में जो कोऑर्डिनेटेड फंक्शन है इनका, आपस में काम कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे ER में क्या होता है, प्रोटीन बन रहा है, फिर ये प्रोटीन जो कहाँ पे जाता है, गोल्जी बॉडीज़ में जाता है ER से। वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है, उसका पैकेजिंग होती है गोल्जी बॉडीज़ में जाने के बाद, फिर उसके बाद जो है यहाँ से बाहर निकल जाता है। लेकिन कुछ जो है चीज़ों में क्या होता है, कुछ वेसिकल्स निकलते हैं, ऐसे जो है वेसिकल्स निकलते हैं, कोई गोल गोल स्ट्रक्चर ऐसे जो है निकलते हैं। कुछ में क्या होता है, जैसे ये वेसिकल हो गया, इसमें जो है एंजाइम जो है भरे होते हैं, कुछ में प्रोटीन की बजाय कुछ में जो एंजाइम भरे होते हैं। तो कुछ एंजाइम बने होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम बने होता है, जो कि किसी चीज़ को तोड़ने में, जो किसी चीज़ों को जो है हेल्प करता है, किसी चीज़ को तोड़ने में हेल्प करता है। तो उन्हें हम कहेंगे लाइसोसोम। तो उन वेसिकल्स को हम कहेंगे लाइसोसोम। अगर यहाँ से ऐसे वेसिकल्स निकलेंगे जिनमें एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, तो उन्हें हम लाइसोसोम्स कहेंगे। सो अब आपको ये क्लियर हुआ होगा कि इस तरह से इनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड है। आगे अभी इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह से आपको समझ आ जाएगा। तो समझते हैं आगे। द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड, अब इसमें क्या क्या आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स में कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कौन सा है, इनमें से कौन सा पेयर नहीं है, कौन सा है। तो इसको जरूर अच्छी तरह से याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। और वैसे भी आपको याद तो सब कुछ करना ही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, गोल्जी बॉडीज या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। तो ये इसमें जो है 4 होते हैं। वैक्यूल्स जो सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं, एनिमल्स में नहीं होते। तो कौन कौन से हो गए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, पहला कौन सा हो गया आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया ER। इसके भी 2 टाइप है, SCR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मैंने थोड़ा बहुत आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया, बट आज इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया। थर्ड कौन सा हो गया आपको, लाइसोसोम्स हो गया। फोर्थ कौन सा हो गया, वैक्यूल्स। इनमें जो एनिमल्स में, प्लांट्स में दोनों में पाए जाते हैं, वो होते हैं ये 3। मतलब जो है ये तीनों जो है प्लांट और एनिमल में पाए जाते हैं, दोनों में। लेकिन ये सिर्फ जो वैक्यूल्स जो है प्लांट्स में पाया जाता है, एनिमल्स में नहीं। तो आगे देखते हैं, मतलब जो हमारे में नहीं पाया जाता ये, सिंस हमारे ह्यूमंस में है, सिंस द एनिमल्स में, मतलब सिंस द फंक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन, क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन, अब इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया रह गया, क्लोरोप्लास्ट रह गया, पेरोक्सिसोम्स रह गए, तो ये आगे पढ़ेंगे इनके बारे में भी क्या होते हैं। तो इनका फंक्शन जो है इनसे कोऑर्डिनेटेड नहीं है, ये अलग अलग जो अपनी जगह जो है पाए जाते हैं आपस में। जैसे मैंने आपको बताया न्यूक्लियस, इसके यहाँ पे जो है ER होगा, फिर उसके बाद यहीं पे जो है आपका कौन सा होगा, ये न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे ER होगा आपका। इसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका जो गोल्जी बॉडीज होंगी, तो उसके बाद इससे लाइसोसोम्स निकलेंगे, लाइसोसोम्स हो गए। तो इनका ये तो आपस में कोऑर्डिनेटेड हो गए, इनका फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड हो गया। क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन बनेगा ER में, यहाँ पे ER में प्रोटीन बनेगा, और आपका गोल्जी बॉडीज में पैकेजिंग होगी, और लाइसोसोम्स में जो है उससे बाहर निकल सकते हैं ज़्यादातर प्रोटीन। और जो वेसिकल्स फॉर्म में अगर मान लो उसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स लगे तो लाइसोसोम्स। तो इनका फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड, और वैक्यूल्स का भी।
लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया, पेरोक्सिसोम्स हो गया, ये जो कोऑर्डिनेटेड नहीं है इन अब कंपोनेंट्स के साथ, मतलब ये जो कंपोनेंट्स मतलब ये वाले ऑर्गेनेल्स हो गए, इनके साथ जो फंक्शन इनका कोऑर्डिनेटेड नहीं है। सो दीज आर नॉट कंसिडर्ड ए पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो इन्होंने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट में जो है इंक्लूड नहीं करते हैं। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा कि हमें इनको जो इंक्लूड करते हैं, जिनको हम करते हैं क्यों करते हैं, जिनको नहीं करते तो क्यों नहीं करते। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। तो हम सबसे पहले वाली ऑर्गेनाली हम जो है पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली कौन सी है? ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके बारे में देखते हैं। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जो है बताया था इसके बारे में, थोड़ा बहुत। इसके बारे में नहीं, मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया था जो एनसीईआरटी में नहीं है। तो ये आप 12th में डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। डीएनए से मैंने आपको बताया था कि आरएनए mRNA बनता है। कौन सा बनता है? mRNA बनता है। क्या बनता है? mRNA से। फिर mRNA से जो है प्रोटीन बनेगा। तो ये mRNA से प्रोटीन बनाता कौन है? ये बनाता है राइबोसोम्स। तो इस राइबोसोम्स जो है यहाँ पे जो अटैच होता है, यार पिक्चर दिखाऊंगा मैं आपको, ईआर की पिक्चर दिखाऊंगा अभी। तो उस पे जो है राइबोसोम्स जो अटैच होते हैं, तो वहाँ पे जो है ये क्या बनता है? प्रोटीन सिंथेसिस जो है होता है यहाँ पे। तो क्या हो, और ये मैंने आपको बताया था डीएनए से एमआरएनए के बनने को प्रोसेस हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या नाम देंगे? ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से प्रोटीन बनने को हम क्या नाम देंगे? ट्रांसलेशन नाम देंगे। सो अब आपको ये क्लियर हुआ होगा। और ये जो एंडोमेम्ब्रेन जो है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आपका, ये जो है सिंगल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? सिंगल मेम्ब्रेन होता है। ये जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? सिंगल मेम्ब्रेन। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब इसके बारे में आगे अच्छी तरह से पढ़ते हैं कि क्या इसमें जो है लिखा हुआ है, किस तरह जो ये प्रोटीन तो बनाते हैं, इनके फंक्शंस क्या है। मेन तो ये प्रोटीन बनाता है। कौन बनाता है प्रोटीन? कौन सा टाइप बनाता है, ये पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स रिवील्स द प्रोसेस ऑफ नेटवर्क। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या? प्रेजेंस ऑफ अ नेटवर्क और रेटिकुलम। एक तरह से रेटिकुलम जो है एक नेटवर्क जो है इसमें प्रेजेंट होता है ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। कुछ छोटे छोटे जो है स्ट्रक्चर्स जो इनमें पाए जाते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, जो कि पूरे साइटोप्लाज्म में जो फैले होते हैं। तो क्या हो गया कि कुछ नेटवर्क या रेटिकुलम जो है टाइनी ट्यूबुलर जो है स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जो कि पूरे साइटोप्लाज्म में फैले होते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। दैट इज कॉल्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसे हम क्या कहेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, ईआर कहेंगे। सो अब आपको ये क्लियर हुआ होगा ईआर होता क्या है सबसे पहले। अब उसके बाद देखते हैं इसके दो टाइप होते हैं। एक तो होता है एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है आरईआर। एक कौन सा होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक कौन सा होता है आपके पास? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कोई भी आर नहीं आ रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या नहीं आ रहा है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आर ई आर में क्या आ रहा है? आर आ रहा है। तो इसका मतलब इसके पास जो है राइबोसोम्स होते हैं। वैसे ये सिर्फ आप याद रख सकते हैं इस तरह से। तो जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? उसके पास जो है राइबोसोम्स होते हैं, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में जो है हेल्प करते हैं, आर ई आर। तो आप याद रख सकते हैं आर, तो इसमें भी राइबोसोम जो है अटैच होंगे। आर से आर याद रख सकते हैं। तो एस ई आर में जो है प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता, और कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे लिपिड्स का सिंथेसिस करना, तो स्टीरॉयडल हार्मोन्स का जो है निकालना। तो ये सारी चीज़ें तो देखते हैं इसके बारे में आगे अच्छी तरह से। अब यहाँ पे जो है दिया हुआ है कि जो आपका ई आर है, जो आपका ई आर है, हैंस ई आर डिवाइड्स द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स। ये दो कंपार्टमेंट्स में जो इनका इंटरसेलुलर स्पेस है उसको जो है क्या करता है? दो कंपार्ट्स में डिवाइड करता है। डेट ल्यूमिनल इनसाइड ई आर एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट्स। तो एक बार इसको जो है डायग्राम से देखते हैं हम, क्या इसका मतलब जो है क्या है, एनसीईआरटी क्या कहना चाह रही है। तो इसका मतलब जो है देखते हैं। ये जो मैंने अभी आपको बताया ल्यूमिनल स्पेस जो ईआर के अंदर है, जैसे ये वाला स्पेस हो गया, ये जो है ल्यूमिनल हो गया। तो एक बार मैं जो है बिल्कुल पतले से लेकर दिखाता हूँ। तो इसके अंदर का जो स्पेस हो गया, ये वाला अंदर का स्पेस हो गया, इसके अंदर का ये वाला स्पेस हो गया, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे, इसके अंदर का स्पेस को हम कहेंगे इनसाइड ईआर। जो इन ईआर के अंदर होता है ल्यूमिनल स्पेस, हम क्या कहेंगे? ल्यूमिनल। इसे हम ल्यूमिनल कंपार्टमेंट कहेंगे। और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो कि साइटोप्लाज्म में इस तरह यहाँ पे जो है होता है, इसे हम क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कहेंगे। सो अब आपको ये क्लियर हुआ होगा, ये साइटोप्लाज्म की तरफ होता है। ये इस पे देखिए राइबोसोम्स अटैच हो गए। तो एक बार डायग्राम देख लीजिए। यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियर पोर हो गया। इसके बारे में और अच्छी तरह से पढ़ेंगे क्या होता है न्यूक्लियस, डिटेल में आगे टॉपिक आपका। तो न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियर पोर हो गया। अब इससे क्या है? न्यूक्लियस से जो है अटैच, अभी न्यूक्लियस से अटैच इसलिए क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो न्यूक्लियस से सीधा जो है यहाँ से जो एमआरएनए बन के इसमें तो आएगा, फिर आगे प्रोटीन बनेगा यहाँ पे। तो आया आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो इसलिए न्यूक्लियस जो इन्फॉर्मेशन इसको प्रोवाइड करता है। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो इसमें क्या हो गया? तो इसमें आपका ये वाला जो आर ई आर हो गया, ये वाला आर ई आर हो गया, इस पर राइबोसोम से अटैच है, और ये राइबोसोम हो गया, और ये वाला एस ई आर हो गया आपका, ये वाला पार्ट जिस पे राइबोसोम अटैच नहीं है।
सो आगे देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो ल्यूमिनल और एक्स्ट्राल्यूमिनल आपको समझ आ गया होगा आई होप। तो आगे देखते हैं। अब इसको जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड किया है। द ईयर ऑफन शोज द राइबोसोम्स अटैच टू देयर आउटर सरफेस। तो इनके आउटर सरफेस पे क्या होता है, राइबोसोम जो है अटैच होते हैं। तो इनके आउटर सरफेस पे क्या होते हैं, राइबोसोम जो है अटैच होते हैं इनके आउटर सरफेस पे। तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम्स ऑन द आउटर सरफेस, जिनके आउटर सरफेस पे जो है एंडोप्लाज्मिक जो है यहाँ पे इस तरह से राइबोसोम जो है लगे होते हैं इस तरह से, उसे हम क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे हम क्या कहेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि रफ सा दिखने लगता है। इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स दे अपीयर स्मूथ एंड स्मूथ दिखने लगते हैं एंड आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्मूथ दिखने लगते हैं, इनके पास राइबोसोम्स नहीं होते क्योंकि, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER is frequently observed in the cells actively involved in protein synthesis। तो RER का मेन फंक्शन क्या हो गया, ये जो प्रोटीन सिंथेसिस में जो है हेल्प करता है, RER का फंक्शन हो गया। एंड सिक्रीशन, प्रोटीन को जो है सिंथेसिस करने में, उसको जो सिक्रीशन करने में इनमें हेल्प करता है। दे आर एक्सटेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। ये जो एक्सटेंसिव होता है वो काफ़ी और जो है किसके आउटर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ लगे होते थे। यहाँ पे दिखाया हुआ है आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस की एक इनर मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, इससे जो है ये लगे हुए हैं, ये वाली आपकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई न्यूक्लियस की, इससे देखिए आपका जो है ये लगा हुआ है, जो है आपका ER, कौन सा जो है ER लगा हुआ है, कौन से वाला जो आपका लगा हुआ है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा हुआ है, कौन से वाला नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका लगा हुआ है। आगे देखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तो हमने क्या पढ़ा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER इज द मेजर साइट ऑफ फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड। लिपिड्स का जो सिंथेसिस के लिए जो है साइट है मेन, यहाँ पे जो है लिपिड का सिंथेसिस होता है। इन एनिमल सेल्स में लिपिड लाइक स्टीरोइडल हार्मोन्स जो इनमें जो है प्रेजेंट होता है, सिंथेसाइज्ड इन द, यहाँ पे क्या बनते हैं, स्टेरॉयडल हार्मोन्स जो है बनते हैं किसमें, SER में। और यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल भी बन सकता है आपका, ऑयल्स भी, ये सब जो है यहाँ पे बनते हैं। स्टेरॉयडल हार्मोन्स जो है मेनली यहाँ पे बनते हैं। तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे भी, स्टेरॉयडल हार्मोन्स अच्छी तरह से क्या होते हैं। आगे देखते हैं गोल्गी एपरेटस या फिर गोल्जी एपरेटस या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में देखते हैं। तो ये किसी जो है किस वैज्ञानिक ने, जो कैमिलो गोल्गी ने जो है डिस्कवर किया था, कैमिलो गोल्जी, तो इसका नाम भी गोल्जी एपरेटस पड़ गया। कैमिलो गोल्जी 1898 फर्स्ट ऑब्जर्व्ड डेंसली स्टेन्ड। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डेंसली स्टेन्ड, कुछ डेंसली बिल्कुल स्टेन जो है स्ट्रक्चर, रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स ने देखे नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास देखे। दीज वर लेटर नेम्ड गोल्जी बॉडीज आफ्टर हिम, उनके उसके जाने के बाद जो है, उसके जाने के बाद इसका क्या नाम दिया, उसके मरने के बाद, डेथ होने के बाद, गोल्जी बॉडीज। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ऑर्गेनाइली का जो है किसी उसके जो है ओनर के, मतलब जिसने डिस्कवर किया था उसके डिस्कवरर के जाने के बाद जो है नाम दिया गया, उसे हम कहेंगे गोल्जी बॉडी, ये भी इंपॉर्टेंट है। दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स और सिस्टर्नी ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो इनके पास क्या होते हैं, फ्लैट डिस्क शेप के जो है सैक्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं उनका नाम क्या कह सकते हैं, मतलब क्या होता है, सिस्टर्नी इनके पास प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या होगा इसके पास, देखिए सिस्टर्नी, ऐसे जो है फ्लैट और डिस्क शेप जो है इनके पास क्या होते हैं, सिस्टर्नी जो है ये पाए जाते हैं। अभी सिस्टर्नी जो है दिखाया हुआ है, सो आप आपका सिस्टर्नी जो है इसमें क्लियर होता है। इसमें जो सिस्टर्नी पाए जाते हैं ऐसे, ये जो है सिस्टर्नी जो है ऐसे ऐसे जिनमें ये पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम जो है माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, उसमें क्रिस्टे जो है पाए जाते हैं, उसमें क्या पाया जाता है, क्रिस्टा पाया जाता है, इसमें क्या पाए जाते हैं, सिस्टर्नी पाए जाते हैं। इसमें काफ़ी बच्चों को जो कन्फ्यूजन हो जाती है, तो इसको जो है ज़रूर याद रखिएगा, ये अलग अलग टर्म्स है। इसमें क्रिस्टे सिस्टर्नी जो है पाए जाते हैं, क्रिस्टे माइटोकॉन्ड्रिया में। सो देखते हैं आगे, ये बंद हो गया गलती, सॉरी। तो आगे देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ, और आगे देखते हैं। दीज आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, ये जो है पैरेलली जो है लगे हुए हैं आपस में, कैसे लगे हुए हैं, पैरेलली जो है लगे हुए हैं, एक तरह से डायग्राम मैंने जैसे आपको बताया, ऐसे जो है पैरेलली जो है ये लगे हुए हैं, ऐसे ये पैरेलली जो है ये ऐसे जो है लगे हुए हैं सारे। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा। वरीड नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तो ये अलग अलग जो है सिस्टर्नी जो है इनमें जो है हर एक जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में अलग अलग तरह से जो सिस्टर्नी जो है पाए जाते हैं। The Golgi cisternae are concentrically arranged near the nucleus with distinct convex cis or the forming फेस। अब इसका मतलब क्या हो गया, फॉर्मिंग फेस, और आगे एक बार और देख लेते हैं, और कॉनकेव ट्रांस और द मैच्योरिंग फेस। तो इस सिस फेस कौन सा हो गया, जिसमें हम जो है बनाते हैं, मान लीजिए हमने कोई प्रोटीन, मैंने आपको जो अभी बताया प्रोटीन सिंथेसिस जो है RER में होता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो क्या होगा, RER से मान लीजिए कोई जो है बन के यहाँ पे जो आ गया, प्रोटीन सिंथेसिस होगी, तो यहाँ पे प्रोटीन बन के आया, तो यहाँ पे सबसे पहले इस जगह पे जो है ये आएगा, कौन से वाली जगह पे, इस जगह पे जो है आएगा। यहाँ पे मतलब फॉर्मिंग फेस क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे बन के जो आपके जो प्रोटीन्स जो है कहाँ से बन के आ रहे हैं,
ER से यहाँ से जो है बन के आ रहे हैं, यहाँ से मान लीजिए ER है तो यहाँ से जो बन के आ रहे हैं प्रोटीन्स, तो यहाँ सबसे पहले इस जगह पे आएंगे प्रोटीन्स, यहाँ से जो है आएंगे प्रोटीन्स, तो यहाँ पे इस फेज को यहाँ पे बन के आ रहे हैं, फॉर्मिंग फेज क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे बन के आ रहे हैं प्रोटीन्स, इसे हम कहेंगे फॉर्म किया, उसे मैच्योर नहीं किया बिल्कुल अच्छी तरह से, उसे पैक नहीं किया, उसे हम कहेंगे मैच्योरिंग। लेकिन यहाँ पे पैक होके नहीं आ रहे, सिर्फ बन के आ रहे हैं, फॉर्म होके आ रहे हैं, तो इस फॉर्मिंग फेज को हम क्या कहेंगे, सिस फेज। ये वाला फेज कौन सा होगा, सिस फेज होगा, या जहाँ पे आ रहा है ये प्रोटीन। सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो मेन आप याद रखिएगा कि जो यहाँ से गोल्गी बॉडी से जो है, सॉरी गोल्गी बॉडी नहीं, ER से, एल्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यहाँ से आ रहे हैं प्रोटीन बन के, तो यहाँ पे बन के आ रहे हैं, अभी पैक नहीं हुए हैं, पैक जो है इसमें होंगे, पैकेजिंग का इसमें काम होता है। तो यहाँ पे आ रहे हैं, इसे हम इस फेज को, इसको हम क्या कहेंगे, ये वाला जो है फेज को, इसको हम कहेंगे कॉन्वेक्स सिस फेज, कॉन्वेक्स सिस फेज हम फेज जो है इसको हम कहेंगे। और यहाँ पे जो आपका इसमें क्या होगा, इधर जो बन के आ गई, यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे इसका जो पैकेजिंग होगी, जो प्रोटीन बना इसको पैकेजिंग होगी, तो जहाँ पे भी जरूरत होगी जो है चला जाएगा, सेल के अंदर ही जरूरत होगी तो सेल्स के अंदर ही जो है इसको जो है यूटिलाइज किया जाएगा, अगर सेल्स के बाहर जरूरत होगी तो बाहर भेजा जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगी, पैकेजिंग की जरूरत हमें होगी, तो पैक हम करेंगे। कोई भी चीज़ है, मान लीजिए कोई आप सामान आपके घर आ रहा है तो पैक हो गई तो आता है, कुछ भी आप सामान लेके आते हैं पैक, ये तो नहीं हाथ में आ जाए, तो इसी तरह से प्रोटीन्स की जो है पैकिंग होने की जरूरत होती है। तो यहाँ पे जो पैकेजिंग जो है यहाँ पे होती है इस जगह पे। तो यहाँ से पैकिंग होने के बाद यहाँ से जो है निकल जाता है, क्या निकल जाता है आपका, जो मैच्योर होकर निकलता है। मैच्योर क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे अच्छी तरह से पैक हो गया, इसको जो है अच्छी तरह से, फिर यहाँ पे जो है निकल गया, यहाँ से मैच्योर हो गया, मैच्योर होकर निकला। तो इस फेज, इस जो है फेज को क्या कहेंगे, इस वाले फेज को हम कहेंगे ट्रांसफेज, जो कि कॉनकेव ट्रांसफेज, ये कॉन्वेक्स ट्रांसफेज, ऐसे वाला कॉन्वेक्स और ये वाला कॉनकेव ऐसे। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा, इसको हम कहेंगे, इस वाले को हम कहेंगे कॉनकेव ट्रांसफेज, मैच्योरिंग फेज। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया, कोई क्लियर हुई होगी, ये जो NCERT में लाइन दी हुई है। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट भी ये वाला कौन सा आपका मैच्योरिंग, कौन सा सिस फेज कौन सा है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका प्रीवियस ईयर्स में जो है मैच के टाइप में या फिर वैसे भी क्वेश्चन जो ये आया हुआ है। तो आगे देखते हैं, और ये चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ये वाला और सेल डिवीजन वाला आगे चैप्टर पढ़ेंगे। दोनों चैप्टर काफ़ी चैप्टर से जो है रिलेट करते हैं, काफ़ी चैप्टर्स मतलब यूज़ होते हैं, ये 12th में भी यूज़ होंगे, अभी 11th में भी आपके होंगे। द सिस एंड ट्रांस फेज, जो सिस और ट्रांस फेज होते हैं ऑफ द ऑर्गेनेली आर एंटायरली डिफरेंट, ये दोनों क्या होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। एक में जो है एक क्या होता है, फॉर्मिंग फेज यहाँ पे आ रहा है एक तरफ, और ये क्या होता है जो है मैच्योरिंग फेज, बट इंटरकनेक्टेड, आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है, कि ये इधर एक ये इधर, लेकिन आपस में जो है इंटरकनेक्टेड है, यहाँ पे इस तरह से इंटरकनेक्टेड है ये। सो है, अब आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं, अब आगे क्या है, द Golgi body apparatus principally performs the function of packaging materials. मेनली प्रिंसिपल फंक्शन क्या है इसका क्या है, मेनली फंक्शन हम जो है कहें किसी भी चीज़ का, जो मेनली हम फंक्शन कहेंगे तो इसका क्या है, पैकेजिंग का, पैकेजिंग मटेरियल्स टू बी डिलीवर्ड आइदर टू इंट्रासेलुलर टारगेट्स, इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर ही जो है, इंट्रासेलुलर टारगेट्स या सेल के अंदर ही, और सीक्रेटेड आउटसाइड द सेल, या फिर सेल के जो है बाहर भी जा सकता है आपका जो भी पैकेजिंग मटेरियल है। आगे देखते हैं, द मटीरियल्स टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स की फॉर्म में जो है पैक हो गए, उन्हें हम मैच्योरिंग फेज कहेंगे, मैच्योरिंग फेज से बाहर आ जाएंगे, मैच्योरिंग जो है फेज से आपके जो है बाहर आ जाएंगे। टू बी पैक्ड इन द फॉर्म वेसिकल्स फ्रॉम द ER फ्यूज विद द सिस फेज ऑफ द Golgi apparatus एंड मूव टुवार्ड्स द मैच्योरिंग फेज की तरफ, फिर यहाँ से जो है बने इस फेज पे, यहाँ पे जो है बने इस तरफ और इस तरफ जो है बाहर आ जाएंगे। मैंने आपको अभी बताया वाला जो ट्रांस फेज हो गया, और ये वाला आपका जो है सिस फेज हो गया ये वाला, और ये वाला ट्रांस फेज हो गया आपका। यहाँ से आएंगे और एक तरह से बन के निकल जाएंगे मैच्योर होके। अब यही क्या बताता है, दिस एक्सप्लेन्स वाई द Golgi apparatus रिमेन्स इन क्लोज एसोसिएशन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसलिए हमें जो है इसकी जरूरत होती है, क्लास जो है Golgi apparatus की जो है हमें बिल्कुल पास जो है जरूरत होती है। किसके पास, ER हो गया मान लीजिए आपका, इसके पास जो Golgi बॉडीज़ की जो है हमें जरूरत होती है, ये Golgi बॉडी होगी मान लीजिए, तो इन दोनों का आपस में होना जो बिल्कुल पास होना जरूरी है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए यहाँ से प्रोटीन जो है बन के आया आपका, मान लीजिए यहाँ से, तो मान लीजिए Golgi apparatus से जो है काफ़ी दूर होगा, काफ़ी दूर मतलब सेल के अंदर काफ़ी दूरी, मतलब थोड़ी सी दूर होती है बट काफ़ी दूर, मान लीजिए सेल के लिए तो काफ़ी दूर हो गया। यहाँ पे मान लीजिए आपका बना, और यहाँ पे मान लीजिए Golgi apparatus आपका, तो काफ़ी डिस्टेंस हो जाएगा, क्या आपका ज़्यादा से ज़्यादा रप्चर हो जाए, आपका प्रोटीन खराब हो जाए प्रोटीन, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए इसको जो है बिल्कुल पास में जो है रहना पड़ेगा, इसके पास जो है बिल्कुल थोड़े से डिस्टेंस में इनको जो है रहना पड़ेगा, दोनों का बिल्कुल पास में। तो यही हमें एक्सप्लेन करता है कि क्यों Golgi apparatus जो है इसके क्लोज एसोसिएशन में रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बिल्कुल पास रहेगा। क्यों, क्योंकि वो प्रोटीन रप्चर भी हो सकता है।
A number of proteins synthesized by ribosomes on the ER are modified in the सिस्टरनेम जो मैंने आपको अभी भी बताए थे, तो वो जो है फोल्डिंग्स उनकी, इसकी फोल्डिंग्स को हम क्या कहेंगे, सिस्टरने। तो सिस्टरने में क्या होते हैं, जो प्रोटीन जो राइबोसोम जो है सिंथेसाइज किए प्रोटीन्स ईआर में, तो वो जो है मॉडिफाई हो जाते हैं यहाँ पे सिस्टरने में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। गोल्जी apparatus बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांसफेज, मतलब उससे पहले कि ये ट्रांसफेज से निकले, तो मैच्योर हो गई जो है सिस्टरने के अंदर ये जो मैच्योर करता है, इससे जो है बाहर जो है निकल जाता है ट्रांसफेज से। Golgi apparatus is the important site of the formation of glycoproteins and glycolipids। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपका गोल्जी apparatus है ये इंपॉर्टेंट साइट, ये एक और फंक्शन इसका क्या हो गया, इंपॉर्टेंट साइट होती है फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या बनता है, जो है ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स बनता है। क्या बनता है, ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स बनता है। PYQ आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो है आया हुआ है। आई थिंक 2020 में आई थिंक आया हुआ है ये, तो इसे अभी में आया हुआ है 2020 या फिर 19 ऐसे में ही आया हुआ है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जो गोल्जी apparatus है इंपॉर्टेंट साइट है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, यहाँ पे जो है बनते हैं। ये मैंने आपको बताया था ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स ये सब जो क्या होते हैं। जो शुगर जो है किससे अटैच होती है, लिपिड से, उसे हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। और जो शुगर प्रोटीन से अटैच होती है उसे हम ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। तो ये मेनली यहाँ पे जो है बनते हैं। मैंने आपको जो है सेल मेम्ब्रेन में ही जो है पढ़ाया था ये आपको। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज हम इस वीडियो में जो इतना ही कवर करेंगे, जो हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से इसमें पाए जाते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, कौन कौन से होते हैं तो क्यों होते हैं, क्योंकि इनका फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड है, जो नहीं होते तो क्यों नहीं होते, क्योंकि इनका फंक्शन इनके साथ जो आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं है, इनके साथ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सोसोम्स का। ER हमने पढ़ा, उसमें SCR RER हमने पढ़ा, जहाँ इनके फंक्शंस अच्छी तरह से पढ़े हमने। गोल्जी जो है apparatus या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स कह लीजिए, ये हमने पढ़ा, किसने डिस्कवर किया। और इसके जो NCERT में जो साइज़ दिया 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर, कोई भी किसी भी चीज़ का साइज़ दिया है क्योंकि NCERT में लिखा हुआ है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर वैसे मान लीजिए कहीं मिलता आपको तो जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो NCERT में लिखा है वो साइज़ तो आपको जरूर याद होना चाहिए हर एक जो है इसका। बट मेनली जो है नहीं आता ज़्यादातर, बट आ सकता है तो इसको याद होना चाहिए आपको। तो हमने ये सब पढ़ा। उसके बाद ट्रांसफेज सिस फेज इसमें होता है। सिस फेज जहाँ पे जो आपका प्रोटीन जो है बनता है, सिस फेज जहाँ पे जो है वो बन के आता है। और फिर उसके बाद ट्रांसफेज मैच्योरिंग फेज जहाँ पे निकल जाता है, जहाँ से फिर हमने इसका एक जो इसलिए हम जो है इसके यहाँ पे जरूरत होती है पास में, क्योंकि प्रोटीन बनता है उससे पैक होता है, तो इसलिए हमें पास में रखना पड़ता है गोल्जी apparatus और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। फिर हमने पढ़ा जो गोल्जी apparatus है इंपॉर्टेंट साइट है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के लिए। सो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। आज वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी है, ये PYQ है, तो इसको याद रखिएगा, लास्ट वाला पॉइंट मैंने आपको बताया। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे कवर करेंगे ये, इसको लाइसोसोम, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया कवर करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।